डिफॉल्ट वो ऑन हो सकता है रिकॉर्डिंग। हमने जो दुनिया बनाई है वो एक मशीन है। वो नियम जहां जहां भी नियम है, मशीन का मतलब क्या है, वो कोई प्रेडिक्टेबल बिहेवियर उसकी होती है, तो वो हम मशीन कहते हैं कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा ही करेगा वो। वैसे ही हम भी एक विराट मशीन में रहते हैं जिसे हम दुनिया कहते हैं। तो वो मशीन है तो इसमें तो वो हमें दिखता है, लोहा है, सब पार्ट्स है, एनर्जी है, लुब्रिकेशन है, फिर उसका मैकेनिक है और मैकेनिक का असिस्टेंट है। तो ये एक प्रतीक है हमारे समाज का, संसार का। जो भी नियम से चलता है हम कहते हैं वो एक मशीन हो जाता है। हम भी बहुत नियम से चलेंगे तो सब शायद अच्छा रहेगा एक्सटर्नली, बाहर से, लेकिन हम खुद वो फिर बोर हो जाएंगे, नफरत हो जाएगी या गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा। वो हम आगे देखेंगे ये कैसे होता है वो। तो जहां जहां भी नियम है वहां वहां वो मैकेनिस्टिक हो जाता है, मीन्स मशीन जैसा। मैकेनिस्टिक मीन्स मशीन जैसा, मशीनवत। जैसे हम कहते हैं कि ये वत ना मृतवत, हाँ, वैसे हम मशीनवत हो जाते हैं। संसार में या समाज में, जो दुनिया में मशीन होते हैं वो भौतिक नहीं होते, नियम के अनुसार होते। जैसे हम देखते हैं राजनीति, तो वो भी एक मशीन है, तो वो कुछ नियम है, एक बड़ा मशीन है। फिर हर एक देश में अलग अलग उसका ऊर्जा है और उसमें हजारों सब चक्र और सब पुर्जे लगे हुए हैं, पार्ट्स, और वो किसी न किसी नियम या नियम का समूह है बहुत बड़ा, हजारों नियम का एक ग्रंथ है या कोई नियमावली है, उससे अनुसार वो चलता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन है, बहुत सारे मशीन है। आर्थिक मशीन है, राजकीय मशीन है, सामाजिक मशीन है, कौटुंबिक मशीन है। कुटुंब भी एक मशीन है। हाँ, जैसे पति है वो काम धंधा करने जाता है, हाउस वाइफ है वो मशीन है, वो सब कचरा पोता, झाड़ू, रसोई, वो सब घर। बच्चे भी मशीन की तरह पढ़ते। हाँ, जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्योंकि उसको भी आगे जाके एक मशीन का एक पुर्जा बनना है। थोड़े दिन पहले मैं वो बात कर रहा था एक बहन से, तो उसकी बेटी जाती है अभी जूनियर केजी में। मैंने पूछा कि कितना फीस है, तो बोलती है 50,000 रुपया। अभी जूनियर केजी, जो अभी सीनियर केजी में भी नहीं है, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड आता है, तो उसमें 50,000 रुपया फीस है।
तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो अपने तरीके से नापते हैं बच्चे को। तो जो शैक्षणिक मशीन है, फिर मानसिक मशीन है, कुछ न कुछ विचार हमें अच्छे लगते हैं, कुछ न अच्छे लगते हैं, न बुरे लगते हैं, और कुछ बहुत बुरे लगते हैं, और कुछ तो बहुत बुरे लगते हैं। वो विचार कोई व्यक्त करे तो भी हमें हिंसक विचार आते हैं उसके ऊपर। तो वैचारिक मशीन है, बौद्धिक मशीन है, फिर लॉजिकल मशीन है, रेशनल मशीन है, इवन धार्मिक मशीन है, सांप्रदायिक मशीन है, कानूनी मशीन है, कोर्ट में सब आप जाएंगे। फिर वहीवटी मशीन है, आप सब कचहरियों में जाएंगे। या व्यापारिक मशीन है, जैसे आप सब दुकानों में या व्यापारिक संगठनों की ऑफिस में जाएंगे। हर जगह मशीन है। और ऐसा नहीं है कि आदमी एक ही मशीन में फंसा है, साइमल्टेनियसली एक साथ वो बहुत सारे मशीन में फंसा है। जैसे मैं ऑफिस जाता था तो एक वहीवटी मशीन में फंसता था, फिर वहां कुछ काम करता था, ड्राइंग या कैलकुलेशंस, तो मैं इंजीनियरिंग मशीन में ऐसे फंसा था। घर आता था तो कौटुंबिक मशीन था कि ये अभी ऐसा है, वो वैसा है। फिर कभी कोई फंक्शन हो गया ज्ञाति का कि कहीं गया तो वो ज्ञाति जाति का जो मशीन है उसमें फंसता था। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति, तो वो उद्योग में फंसता है। किसान है, वो उसने खेत के मशीन में फंसा है। हाँ, और मशीन के नाम अलग अलग है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो भौतिक मशीन है। हाँ, हर एक विचारधारा भी एक मशीन है। द स्ट्रीम ऑफ थॉट, जैसे समाजवाद है, साम्यवाद है, आध्यात्मवाद है, या धर्मवाद है, या जातिवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, हजारों तरह के वाद है, इतने मशीन है। तो असल में हमें भी नहीं पता कि हम असल में कितने सारे मशीन में फंसे हैं। सेट हो गए, फिट हो गए ना। हम किसी वस्तु है देखते हैं तो वो स्लॉट में वो फिट हो जाता है, तो हाँ ये तो बराबर बैठ बैठ गए। मशीन का हर एक पुर्जा दूसरे पुर्जे में फिट हो जाता है, तो ही मशीन चलता है, नहीं तो टूट जाता है। और जहां जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां जहां मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट को टच करता रहता है, वहां लुब्रिकेशन होता है। उंजण कहते हैं गुजराती में। वहां तेल का टिप्पा डालते हैं ताकि वो स्मूथली, एकदम आराम से वो पुर्जे घिसे नहीं, एक दूसरे से टकराए नहीं, और घूमते रहे। इंजीनियरिंग में हम उसको लुब्रिकेशन कहते हैं। हर एक मशीन है, उसका लुब्रिकेशन डिजाइन करना पड़ता है। जब मशीन डिजाइन होता है तो उसका लुब्रिकेशन भी डिजाइन करना पड़ता है। कई कई मशीन में इतना सारा प्रेशर होता है कि वहां लुब्रिकेशन नहीं पहुंच सकता, तो पूरा सिस्टम बिठाना पड़ता है और प्रेशर से वहां लुब्रिकेशन इंजेक्ट करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे अंदरूनी पार्ट्स है जहां लुब्रिकेशन नहीं पहुंच सकता। वहां लुब्रिकेशन पहुंचाने के लिए एक पूरा अलग सिस्टम रहता है। वो उतना लुब्रिकेंट पर डे वो डालता ही रहता है। कई कई जगह पे जहां ईंधन है, जो फ्यूल है, उसके साथ ही लुब्रिकेंट मिला देते हैं। जैसे हम स्कूटर में ऑयल डालते हैं, वो लुब्रिकेंट है। अगर लुब्रिकेंट नहीं होता तो एकदम घर्षण ज्यादा होता है, पार्ट्स घिस जाते हैं, टूट जाते हैं।
या गर्म हो जाते हैं, या मशीन फेल भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स भी हो सकता है। तो लुब्रिकेशन होता है मशीन में, ऊंजण, गुजराती में उसको ऊंजण कहते हैं। और दूसरा है ईंधन। ईंधन माने फ्यूल, जिससे वो मशीन चलता है। ये केस में वो इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ही रिसेस होता है ये क्लिप में, तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि जो ईंधन है वो बंद हो गया, जो शक्ति का स्रोत है वो बंद हो गया। फिर उसका ऑपरेटर होता है, मैकेनिक होता है, रिपेयरमैन होता है। फिर उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, या फ्लोर मैनेजर कहते हैं उसको हम मैकेनिकल में, जो पूरा फ्लोर का दिखता है ओवरऑल। फ्लोर मैनेजर रहता है, शॉप फ्लोर मैनेजर। तो वो जनरली प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं, वो रहते हैं। वो डिपेंड्स कि टाइप क्या है इंडस्ट्री का, इस तरह से रहते हैं। तो जब हम कोई कहीं भी फिट हो जाते हैं ना, हम बहुत सारी जगह फिट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, और सेट नहीं होते तो एकदम अपसेट हो जाते हैं कि यार ये सेट नहीं हुआ जिंदगी में। आप समझे, अगर आप कहीं पे भी सेट हो गए तो आप फिट हो गए। मैं सोचता रहता हूँ कि ये फ्राइडे को हम रखते हैं तो ये सेट हो गया, तो मतलब कि मैं फिट हो गया। तो फिट हो गया मीन्स मैं मैकेनिस्टिक हो गया, लॉजिकल हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, जरूरी भी है कुछ हद तक। लेकिन वो हद, वो सीमा हमें मुकर्रर करनी पड़ती है। बेस्ट है समय का सीमा। आगे भी हमने कहीं देखा होगा कि 6 बजे है, 6 बजे तक मैं ये सब मशीन का पार्ट रहूं शाम को, और 6 बजे से दूसरे दिन 10 बजे तक मैं किसी भी मशीन का पार्ट नहीं रहूंगा, एक्सेप्ट शायद फैमिली का मशीन। जहां जहां भी कोई नियम है, कानून है, लॉजिक है, रेशनैलिटी है, कोई गिनती है, मैथमेटिक्स है, गुजराती मायने गणतरी के, आपके कैलकुलेशंस है, उस वहां वहां मशीन है। विश्व में सब मशीन ऐसे लोहे के बने नहीं होते, धातु की। बहुत सारे मशीन है, वो मशीन होते ही नहीं। जैसे सॉफ्टवेयर है, वो मशीन है। कोई भी सॉफ्टवेयर है वो एक मशीन है। इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक सूचनाओं और लॉजिक का एक कंस्ट्रक्ट है। तो वो भी मशीन है। एवरी सॉफ्टवेयर इज ए मशीन। वो फिजिकल नहीं है, डिजिटल है। तो ये मशीन है। ये मोबाइल है, उसमें कोई ऐसा बहुत मूविंग पार्ट्स नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इसको चलाने वाले जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्स है, वो क्या है? वो सब सॉफ्टवेयर है। वो सब मैकेनिस्टिक है, लॉजिकल है, रेशनल है, मैकेनिस्टिकल है, डेड है, मृत है। और मृत नहीं होते तो हो जाते।
और हम भी क्या करते, हमें भी तो सेट होना है। एक लड़का है, पढ़ लिख लेता है, तो वो सब फंक्शनों में जाता रहता है। एक दो चार जोड़ी अच्छे कपड़े पहन के, जैसे सभ्य समाज का सभ्य प्रतिनिधि सुसंस्कृत है वैसा भाई। क्योंकि उसको अभी वाइफ चाहिए, तो वो ढूंढनी पड़ती है उसको। या लड़की है, वो भी फिर सजने संवरने लगती है 10th स्टैंडर्ड के बाद ज्यादा, क्योंकि उसको भी पता है कि शी विल बी इवेल्युएटेड बाय ऑल कंसर्न्ड एंड नॉट कंसर्न्ड आल्सो। लड़की को भी पता है कि सब लोग उसको जज करेंगे, तो वो भी थोड़ा बहुत अपने कपड़ों पे, अपने लुक्स पे ध्यान देती है। और वो भी सब जगह जाती रहती है, क्योंकि उसको भी तो सेट होना है, जैसे उसकी माँ सेट हुई। उसको भी घर बसाना है, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, कहीं सेट होना है। तो वो कौन सा मशीन है? कौटुंबिक मशीन, उसमें सेट होना है, जो कि एक सामाजिक मशीन का भाग है। फिर शादी करके फिर बच्चा हो जाता है, तो शुरू में 5 साल बाद तो ये उसके मन में होता है, इससे तो शादी नहीं किया होता तो अच्छा होता। कितना मैं फंस गई, कुंवारी थी तो पापा के राज में घूमती थी, काफी फ्री थी। और सही भी है। इसलिए हर एक व्यक्ति को फिट होना है, कहीं ना कहीं फिट होना है। आप देखो, सुबह से शाम तक आदमी या औरत, उसको फिट होना है। अगर कुछ नहीं तो वो दूसरों के ख्यालों में फिट होना है। कि कोई मुझे याद करे या कोई मुझे प्रशंसा करे, मैं जो करता हूँ या करती हूँ उसको अप्रिशिएट करे, उसके हौसला अफजाई कहते हैं, एनकरेज करे। तो हर एक व्यक्ति में ये रहता है। मतलब वो दूसरों का जो विचारधारा है उसमें वो फिट होना चाहता है, क्योंकि तो ही वो अप्रिशिएट करेगा। तो वो वैसे बनते हैं जैसे दूसरों की विचारधारा में उसको फिट होना है। भले वो विचारधारा में वो आदमी खुद परेशान हो कि यार ये मेरी कैसी विचार, लेकिन दूसरों को वो विचारधारा में फिर से फिट होना है। करेक्ट। तो हर कोई किसी को फिट होना है। या दूसरों को अपनी विचारधारा में, अपने दिमाग में फिट करने का है कि ये कौन है, ये क्या है, इसको मैं कैसे ट्रीट करूं या देखूं, इसके साथ मेरा बिहेवियर कैसा हो, मेरा एटीट्यूड कैसा हो। जैसे कोई दोस्त है, कोई आदमी है, वो उसके पीछे कोई धब्बा लगाता है, तो पहले तो वो पता नहीं चलता, वो पीछे मुड़ के देखता है, फिर वो तय करता है कि गुस्से होना है या क्या। अगर दोस्त है तो है कैसा है, अगर किसी ने ऐसे जोर से मारा है और वो दोस्त नहीं है, तो उसको थोड़ा गुस्से होना है, वायलेंट होना है, तो वो बाद में तय होता है, who has done it। वैसे ही हम देखते हैं कि इसकी विचारधारा क्या है, और हम ट्राई करते हैं कि इसकी विचारधारा में हम फिट हो जाए। उतना ही नहीं हुआ, हम वो उल्टा भी ट्राई करते हैं कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, वो मेरे जो विचार है उसमें फिट हो जाए। दुनिया का हर एक आदमी है या औरत है, बच्चा है, वो सोचता है कि मेरे जो विचार है इसके प्रमाण है, ये दुनिया होनी चाहिए।
लेकिन दुनिया तो जैसी होती है वैसी होती है, उसमें सब कुछ है प्लस माइनस 19-20। तो हमें वैचारिक तरीके से भी फिट होना है, फिर बौद्धिक तरीके से फिट होना है। बहुत सारे बौद्धिक मशीन है, अलग अलग सोच है, अलग अलग। फिर धार्मिक मशीन में फिट होना है। कोई ये सब तो फिर पूछता है आप क्या धर्म ना छोड़े से, आपका धर्म क्या है? तो वो अपना धर्म का होगा तो वो ठीक से आपको रिस्पेक्ट देगा, अपना धर्म का नहीं होगा तो वो ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग वो आपको ट्रीट करेगा जस्ट लाइक टॉम डिक एंड हैरी। तो वो कोई अलग मशीन में फंसा है, ये कोई अलग मशीन। फिर राजकीय पक्ष है या पावर प्ले होता है। ऐसा नहीं है कि राजकीय क्षेत्र में ही पावर प्ले होता है, घर में भी होता है। छोटी बच्ची है मेरी, वो भी मेरे साथ पावर प्ले करती है। ठीक है, मजा आता है, उसको भी मजा आता है, मुझे भी मजा आता है। लेकिन सी ऑल्सो ट्राइज टू एक्सरसाइज हर पावर ओवर मी। मेरी छोटी बच्ची थी, वो शायद 3 साल की होगी, अब से पापा ऐसा नहीं। सो सी ट्राइज टू हैव सम पावर ओवर मी। तो जहां जहां भी पावर का इक्वेशन है किसी भी तरह का, व्यक्त या अव्यक्त, वो सब राजनीति शास्त्र का अ, ही एक हिस्सा है। फिर ज्ञाति होती है, वो बोलता है मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, वो बोलता है मुझे सेक्रेटरी बनाओ। कोई पैसे का शौकीन होता है तो मैं तो ट्रेजरर बनूं, सब हिसाब किताब रखूं। तो एक नातीय समीकरण भी होते हैं। फिर जाति के है, भाषा के है, प्रांत के है, हजारों तरह की। हाँ, जितने जितने विचार है उतने उतने मशीन है। हाँ, वो भौतिक मशीन नहीं है लेकिन फिर भी है। आप कहोगे कि मैं मनुष्य हूं, तो वो नहीं हो, इससे किसी को संतोष नहीं होता। आपको कोई पूछे कि आप कौन हो, तो मैं, आप कहेंगे कि मैं मनुष्य हूँ। तो फिर अगला सवाल आएगा कि आपका नाम क्या है? अरे भाई जो भी है वो मनुष्य हूँ। फिर आपका सरनेम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं? अरे भाई जो भी है। करेक्ट। लेकिन हमको सब मैल बैठाना है, हमारे अंदर कंस्ट्रक्ट होते हैं, हमारे मन में भी सब मशीन्स है, वो मशीन्स इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि ये कौन से संप्रदाय का है, ये कौन सी विचारधारा है, या कौन से फैमिली का है, कहाँ रहता है, इसकी भाषा कौन सी है, इसका प्रदेश कौन सा है, अच्छा है या बुरा है, व्यवस्थित है या अव्यवस्थित, आलसी है या एकदम कार्य करता रहता है। हजारों तरह के एडजेक्टिव्स, विशेषण हम कहते हैं। वो हम हमारे नाम के आगे लगे होते हैं, नाम, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण मीन्स ये आदमी कैसा है उतना ही नहीं, अच्छा है कि बुरा है, बड़ा है कि छोटा है, काला है कि गोरा है। तो आदमी कैसा है, या व्यक्ति कैसी है, या वस्तु कैसी है, या परिस्थिति, तो उसके जो बयां करता है उसको विशेषण कहता है, एडजेक्टिव। तो जितने भी एडजेक्टिव है उतने मशीन है। हर एक एडजेक्टिव एक मशीन है। और हर एक आदमी अपने आगे एक वो नाम, सर्वनाम, विशेषण लगा ही देता है। मैं संतुष्ट नहीं रहता कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ये दुनिया में 800 करोड़ है, उसमें से मैं एक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपका नाम क्या है, आपका उम्र क्या है, आपकी राष्ट्रीयता कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, आपकी जाति कौन सी है, हजारों तरह की इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए। किसी को आप बोल देंगे कि मैं एक मनुष्य हूँ,
तो वो तो उसको दिख ही रहा है कि मनुष्य है, उससे उसको मजा नहीं आता आप कौन है, क्योंकि इसके द्वारा वो तय करता है कि आपको कितना रिस्पेक्ट देना है या आपके ऊपर कितना ध्यान देना है। आप ये नहीं बताएंगे कि आप कौन है, तो वो कैसे वो आपको उसका एटीट्यूड और बिहेवियर आप और उसकी वैल्यूज आपके साथ शेयर करें या कनेक्ट करें। मैं क्लास लेता तो अल्टीमेटली लास्ट में वो बोलते कि आप कौन हो, मैंने कहा मैं मनुष्य हूँ, तो नहीं नहीं ऐसे, आपका नाम क्या है, फिर मैं नाम बताता हूँ और क्या करते, तो मैं कहा यही करता हूँ टीचिंग। तो क्या ऐसा नहीं, क्या करते हैं, मीन्स तब मुझे पता चलता है कि वो ये कह रहा है कि आप पैसा कमाने के लिए क्या करते, वो उसको जानना है, क्योंकि फिर उसको उसके अनुसार मुझे रिस्पेक्ट देना है, मुझे ट्रीटमेंट देनी है। मीन्स मुझे एक उसके मगज के अंदर एक छोटा सा बक्सा है, वो कौन से बक्से में मुझे रखना है, और ऐसा सब करते हैं। कोई भी मनुष्य कहे कि हमें मैं मनुष्य हूं तो हमें संतोष नहीं होता। आप कौन से देश से हैं? हजारों तरह के नाम सर्वनाम, आपके पापा जी का नाम क्या है, आपके दादाजी क्या करते थे, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। नाम सर्वनाम विशेषण के बिना हम जी नहीं सकते। तो जितने भी नाम सर्वनाम विशेषण है, मतलब है आप फिट हो गए, सेट हो गए, तो फिर आपको और कुछ करना है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे आपको ये है, आप पानी पूरी कैसे खा सकते, या ऐसे चाय कैसे पी सकते, भुंगड़ा बटेटा कैसे खा सकते। मैं खाने जाता हूँ भुंगड़ा बटेटा, करेक्ट। तो पहले तो हमें मजा आता है कि वाह वाह हम क्वालिफाई हो गए, फिर सेट हो जाते हैं, सेट हो जाते तो फिट हो जाते, तभी भी मजा आता है, क्योंकि फिट होने में बहुत सारे लाभ है। आदमी ऐसे तो फिट नहीं होता, उसको लाभ बताना पड़ता है कि देखो ये फिट होने में लाभ है। जैसे इंजीनियर आप कहीं फिट हो गए तो इतने सारे हर महीने आपको तनख्वाह मिलेगी, पैसा मिलेगा, आपका नाम होगा, इज्जत होगा, आपको अच्छी वाइफ मिलेगी, आप बच्चों की फीस भर पाएंगे। तो आदमी वो लाभ देख के तो क्वालिफाई होना पड़ता है, उपयुक्त होना पड़ता है, फिर वो सेट होता है, सेट होकर फिर फिट हो जाता है, और फिर बोर्डम चालू होता है। कंटाला आता है, बच्चों को कंटाला आता है, बोर्डम। ये कोई नहीं बोलता, दुनिया में इतनी बोर्ड है, इसलिए उसको इतना सारा एंटरटेनमेंट चाहिए। ये बिलियंस ऑफ डॉलर हॉलीवुड है या बॉलीवुड है या ऐसे रील्स है ना, हर तरफ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। क्यों है? क्योंकि आदमी दुखी तो होगा लेकिन बोर्ड है। मनुष्य को नफरत नहीं है मनुष्य से, डेफिनेटली, लेकिन वो कोई सांचे में ढल के वो सुखी नहीं होता। फिर वो सांचा भले सुवर्ण का भी हो। मैंने सुना है कोई कोई बड़े बड़े साधु है, बोर हो जाते हैं, वो खराब नहीं है,
फिर वो बोर हो जाते हैं, फिर शाम को जींस बींस पैंट पहन के वो निकल जाते हैं कभी 4-5 दिन के लिए, बाहर घूम के आते हैं और कोई नाम से। दे आर नॉट बैड। लेकिन एक सुवर्ण उसमें अपने आप को डाल लिया, सेट हो गया, और बस छोटे बच्चे थे तब सेट हो गए, क्योंकि उसको पता नहीं था, माँ बाप ने सेट कर दिया धर्म की लाइन पे, सेट हो गया। और जब पता चला तब तो वो बिल्कुल सेट हो गए थे। उतना ही नहीं, वो ऐसे सेट हो गए थे कि और कोई परिस्थिति में वो मर जाएंगे, सेट ही नहीं होंगे। तो फिर बोर्डम आता है, कंटाला, फिर गुस्सा आता है या इरिटेशन। इरिटेशन मीन्स ठीक नहीं लगता, वो स्मूथ नहीं रहता, सब कुछ सेट है लेकिन वो सेट होता है तो भी उसको ऐसा लगता है कि ये सब क्या है, वो खुश नहीं होता, इरिटेशन मन में रहता है कि ये ऐसा है वो। तो बोर्डम आती है, फिर आगे चल के उसका इरिटेशन आता है कि देखो ये कैसा है, ये परिस्थिति कैसी है, ये सब व्यक्तियां कैसी है, ये सब बाबत कैसी है, और ये सब क्या है, झमेला है। भले वो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन उसको इरिटेशन मन में रहता है, वो बार बार चाय पीने चला जाता है, ठीक चलो छोड़ो, बार बार ही हैज टू कम टू द लेट गो, चलो चलता है, चलता है, चलता है। तो पहले तो बोर्डम होती है, फिर हमने देखा इरिटेशन आता है, फिर गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा देर तक इरिटेशन रहती है तो गुस्सा आता है, फिर सिखाया गया है कि गुस्सा नहीं करने का, गुस्सा नर्क है ये। तो गुस्सा वो बाहर प्रकट नहीं होता, वो अपने ऊपर निकलता है। जैसे ये व्यसन है, वो क्या है, आदमी अपने साथ, खुद के साथ हिंसा कर लेता है। जो भी व्यसन है वो क्या है, आत्महिंसा है। वो क्यों है, क्योंकि गुस्सा है, तो सबके ऊपर गुस्सा करे, इससे अच्छा है कि हम ही अपने आप को किसी न किसी तरह शांत कर ले, बेहोश कर ले। तो जितने भी नशाकारक द्रव्य है, असल में तो पैसा एकमात्र नशाकारक द्रव्य है, लेकिन वो फिर कभी बात करेंगे। तो वो बोलता है गुस्सा नहीं करने का, फिर वो जनरलाइज कर लेता है और नफरत पैदा होती है दूसरों के प्रति, या कोई व्यक्ति के प्रति, या कोई वस्तु के प्रति, या कोई विचार के प्रति एक नफरत सी पैदा हो जाती है। ये नफरत का वजह क्या है, क्योंकि गुस्सा दबाया। गुस्सा क्यों आया, क्योंकि इरिटेशन आया। इरिटेशन कहाँ से आया, बोर्डम से आया, कंटाले से आया। और कंटाला क्यों आया, क्योंकि वो कोई ना कोई मशीन का एक हिस्सा बन गया,
और उतना ही नहीं है, वो वहां फिट हो गया, अभी वो चाहे तो भी नहीं निकल सकता। और हर रोज वही का वही, वही का वही, वही का वही। और फिर लोगों ने भी प्रशंसा कर दी कि ये आदमी तो काफी मेहनती है, काफी ईमानदार है, वर्कर टाइप का आदमी है, काफी रिलायबल है, काफी अच्छा है। क्योंकि इसमें लोगों की मजबूरी है, लोगों की अपनी जरूरत है। जैसे कोई बोल गए कि शांताबेन सीरो सारो बना, मीन्स शांताबेन है बहुत अच्छा सीरा बनाती है खाने में। हाँ, तो वो बार बार आ जाता है, हर वीक में, 2 वीक में। शांताबेन तो आपके जैसा सीरा कोई नहीं बना। तो शांताबेन भी फूली नहीं समाती, क्योंकि 800 करोड़ लोगों में से एक ही आदमी है जो उसकी प्रशंसा करता है। और वो आदमी को कुछ नहीं है, उसको तो सीरा खाना होता है। तो रिलायबल है। तो जो भी अपनी पहचाने है, वो सब क्या है? वो हम किसी ऊर्जा, कहीं पे कोई पुर्जे में हम ठीक से बैठ गए, इसलिए हमारी प्रतिष्ठा होती है। जैसे आर्थिक विश्व में हम फिट बैठ गए तो हमारी प्रतिष्ठा होती है, राजकीय विश्व में फिट बैठ गए तो हमारी प्रतिष्ठा होती है, धार्मिक विषय में, सांप्रदायिक विषय में, मानसिक विषय में, बौद्धिक विषय में, शैक्षणिक विषय में, कोई भी विषय में अगर हम फिट हो गए तो दुनिया हमारी प्रशंसा करती। अगर फिट नहीं हुए तो बोलती है निकम्मा है साला। करेक्ट। या तो इतना भी नहीं बोलते, जस्ट इग्नोर यू। करेक्ट, कि छोड़ो अभी, और कोई बात करो, ये तो निकम्मा आदमी। क्योंकि वो किसी ना किसी सिस्टम में नहीं बैठा, इसलिए हम उसको निकम्मा कह देते। कोई काम का नहीं है तो हम निकम्मा कहते। इसलिए हम भी कोई ना कोई ढांचा बनाते हैं, और वो ढांचे में हम तो फिट होना ही चाहते हैं, दूसरे को भी हम वो ढांचे में फिट करना चाहते हैं। और कोई आदमी है, उसको और कोई काम है और नहीं फिट होता, हाँ, तो हमें उससे डिसलाइकिंग होती है, हम उसको नापसंद करते हैं, या हमें एनिमी लगता है, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है उसमें वो फिट नहीं बैठता, या हमारा जो स्ट्रेटजी है, व्यू रचना है, उसमें वो हमारे इरादों में वो बाधा है या बाधा बन सकता है, तो वो आदमी हमें अच्छा नहीं लगता। जो हमारे इरादों के, हमारी जो स्ट्रेटजी है, व्यूह रचना है, हम उसमें जो फिट बैठता है हमारे प्लानिंग में, तो हम कहते हैं हाँ वो, ये तो बहुत रिलायबल आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, हार्ड वर्कर आदमी है, गोल्ड स्टैंडर्ड नाम देते हैं उसको। ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके बारे में तो मीन्स कभी भी आप यूज कर लो उसको किसी भी तरह, तो हम कहते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो हम दूसरों को भी फिट करना चाहते हैं, हम खुद भी फिट, पहले तो होने की अपेक्षा होती है, जब हम पढ़ते हैं तभी हमें कोई नौकरी के लायक बनना हो, फिर लायक बन जाते हैं तो लायक बनने की होती है जब नौकरी के लिए परीक्षा देते। हाँ, तो हम लायक बनने के लिए सब करते हैं।
हाँ, फिर नौकरी लग गई तो हमें 2-3 साल फिर सेट होते हैं। फिर हम बैठ करते हैं वो नौकरी में, चौका चक्का लगाते, लेकिन फिर वो बोरिंग हो जाती है। शुरू शुरू में मजा आती है, तो हम फिट हो जाते हैं। पहले सेट होते हैं, फिर बैठ करते हैं, फिर हम फिट हो जाते हैं। और फिर जब हम फिट हो जाते हैं, तब हमारी जो मुक्ति है, या आंतरिक मुक्ति या बाह्य मुक्ति, कोई भी नाम ले लो, वो हम गंवा देते हैं। अगर आप किसी विचारधारा में भी फिट हो गए, तो आप आपकी आंतरिक मुक्ति जो है वो गंवा बैठते हैं। तो बहुत सारे हमने देखा कि ये सब मशीन्स है, जो भौतिक भी है और अभौतिक भी है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से निकलता क्या है, मैं आपको बताऊं, बोर्डम, कंटाला। वाइफ है वो भी सेट हो जाती है, इवन बच्चा भी हो जाता है, लेकिन बच्चा जैसे स्कूल है उसकी वैन में वो गृहिणी रखती है, फिर दरवाजा बंद करके फिर कहती है हास, मीन्स वो सेट तो हो गई, लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा। और अगर मजा ही आ रहा है तो बेटा स्कूल जाता है इतना छोटा, तो तुमको हास क्यों होती है? तो वो भी एक जो कौटुंबिक सामाजिक रचना है पारंपरिक, उसमें वो सेट होना चाहती थी, हो गई, लेकिन अब क्या, नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो फिर गम आता है। हाँ, गम कहाँ से आता है? इसको भी गम ने मारा, उसको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डाल। तो गम आता कहाँ से? वो फिट होने से। अरे बहुत सारे लोग धर्म में भी फिट हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, इवन धर्म में भी फिट हो जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारा काम, लोग जो बेचारे फिट हो गए, फिक्स हो गए, उसको थोड़ा निकाल के उसमें से फिर से उसको बटरफ्लाई बनाना का है, तो तू खुद के पुर्जा बना हुआ है। या तो आप कोई पार्ट बन सकते हैं, या तो कोई आप पतंगा बन सकते हैं, बटरफ्लाई। हर एक बच्चा है एक वो बटरफ्लाई है, आप देखना, धीरे 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 वो एक समाज व्यवस्था का या कोई भी व्यवस्था का एक पुर्जा बन के रह जाता है और डेड हो जाता है। उसका चेहरा ही दिखाई देगा। आप किसी भी कुंवारी लड़की को देख लो और शादी के बाद उसकी हालत देख लो, उसका हालत छोड़ो, चेहरा ही देख लो। बोर्डम। दुनिया में गम कहाँ से आता है? बोर्डम से आता है। गुस्सा कहाँ से आता है? बोर्डम से आता है। इरिटेशन क्यों होती है? हमें ठीक नहीं लगता, सब कुछ स्मूथ है लेकिन स्मूथ लगता नहीं। ऐसा क्यों नहीं लगता? बिकॉज वी आर बोर्ड। फिर हमें गुस्सा आता है, क्यों आता है? क्योंकि हम तो फिक्स है, इसलिए हम दूसरे को मुक्त नहीं देख सकते, इसलिए गुस्सा आता है। ये साला जलसा करता है, देखो मैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, कितना कार्य करता हूँ, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे।
तो फिर गुस्से में भी जाते हैं, तो फिर हम उपदेश सुनने चले जाते हैं। बचपन से हमें बताया गया है कि गुस्सा नहीं करने का, और सही बात भी है। लेकिन गुस्सा आता है तो निकालेंगे कहाँ? दो तरह से अपने भीतर निकालेंगे, जो कि हमने कहा व्यसन है। We are doing so many suicidal things to our own body and mind and intellect. तो गुस्सा बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हमें कहा गया है कि अहिंसक रहना है, तो गुस्सा अपने भीतर निकलना। तो कोई ना कोई व्यसन लेते हैं, जहर खाते हैं, तंबाकू है, दारू है, बहुत सारे ऐसे जो हैबिट्स है अनटोवर्ड्स। तो ये सब के मूल में क्या है? बोर्डम है। हस्बैंड वाइफ, इवन हस्बैंड वाइफ झगड़ते, क्योंकि वो झगड़ेंगे तो उनके बच्चे जो 20 साल बाद झगड़ेंगे, वो तो वर्ल्ड वॉर करेंगे। फिर आज जो स्थिति है, वो उनके माता पिता झगड़े होंगे 25-30 साल, वो बच्चा देखता है, समझता नहीं लेकिन महसूस करता है। तो आज जो वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति है, उसका निर्माण 25 साल पहले हो गया, जब वो सब बच्चे थे, सैनिक लोग या पॉलिटिशियन, जो भी अधिकारी, तब उसके माँ बाप झगड़ते होंगे या वो कहीं फिट हो गए होंगे। इवन अच्छी तरह भी आप फिट हो गए। हाँ, देखो आप जेल में ही है, तो जेल के जो सलाखे हैं, हाँ, वो लोहे के हैं या सुवर्ण के, उससे क्या मतलब? मतलब तो यही है कि आप जेल में है। गुरुजी बताते हैं कि दो जेल है सबसे बड़ी, एक है कंफर्ट और दूसरी है सिक्योरिटी। किसी ने गुरुजी को बोला मनी, तो गुरुजी के मनी का मतलब क्या है? कंफर्ट। मीन्स वही बात हुई, दुनिया में वो दो ही जेल। आदमी डरता है अलग होने से, अलग दिखने से। अलग होता तो है ही, क्योंकि कुदरत ने तो सबको अलग बनाया, लेकिन अलग दिखने से वो डरता है। और हजारों तरह के डर है, सामाजिक डर है, आर्थिक डर है, नैतिक डर भी डाला गया है, धार्मिक डर है। नैतिक डर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी है। सांप्रदायिक डर है, कोर्ट कचहरी दुकान कारोबार में डर है, घर पे आता है तो डर है कि सब ठीक हो, पत्नी का मूड ठीक हो, पापा की तबीयत ठीक हो, या बच्चे ने बहुत ज्यादा शरारतें नहीं की, न करे तो ऐसे। हर तरह से आदमी कंफर्ट और सिक्योरिटी में सेट हो जाता है। जो सेट हुआ तो फिट हो गया, और फिट हो गया तो फिर वो बोर हो गया, और बोर हो गया तो फिर ये सब आता है। इरिटेशन आता है, एडिक्शन आता है, गुस्सा आता है। वो गुस्सा दबाने से फिर नफरत आती है, और नफरत को दबाने से फिर हिंसा आती है। और हिंसा करने की भी ना है, इसलिए छोटी छोटी हिंसा अभी रिटेल में होती नहीं। हाँ, एटम बम भी गिरता है या बहुत सारे मिसाइल्स गिरते हैं। हाँ, क्योंकि अभी हिंसा की ना बोली है, तो रिटेल हिंसा तो होती नहीं। तो जो हिंसक विचार है वो कहीं तो व्यक्त होंगे कैसे भी। हाँ, तो वो होलसेल में होता है, युद्ध होता है। वो क्या है? वो होलसेल नफरत है, होलसेल हिंसा है, होलसेल गुस्सा है, या होलसेल इरिटेशन है।
इसलिए अगर आप बोर नहीं हो तो ये सब चीजों से आप बच जाएंगे। और बोर नहीं होने का एक ही उपाय है कि आपको फिट नहीं होना है, कि किसी के भी ख्यालों में फिट नहीं होना, क्योंकि वो ख्याल तो उसके हैं। अगर उसके ख्यालों में आप फिट हो गए तो 2-4 दिन या 2-4 साल तो अच्छा लगता है। फिर सामने वाला आपके ख्याल में फिट नहीं होता तो आप, मैं उसके ख्याल में फिट हुआ लेकिन वो मेरे ख्यालों में फिट नहीं हुए, मेरे विचारों के अनुसार। हाँ, तो फिर हिसाब किताब निकलता है रिश्तों में। पूरा हिस्ट्री निकलता है 10-20 साल का, मैंने ये किया तुमने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया फिर भी तुमने ऐसा बुरा मेरे से किया ना। वो हिसाब किताब है उसकी, हर एक रिश्ते क्या है, एक अकाउंट बुक है। मैंने ये किया तुमने ये नहीं किया, मैंने तुमका कोई कुछ बिगाड़ा नहीं लेकिन तुमने मेरा इतना कुछ बिगाड़ा। ये जो गंदी एक हिसाबी बुक है, पोथी, उसको हम रिश्ता कहते हैं। और ऐसा एक रिश्ता नहीं है, हजारों लाखों ऐसी बुक हम हमारे दिमाग में लेके घूमते हैं। ये जो अकाउंट बुक्स है, हिसाबी जो इरिटेशन है, तो ये सब की शुरुआत फिट होने से होती है। और असल में हम फिट होना नहीं चाहते, हम दूसरों को 800 करोड़ लोगों को फिट करना चाहते, क्योंकि देखो मैं इतना फिट हो गया, अभी आप भी सब फिट हो जाओ। हाँ, इसलिए हम सब फिट होकर मजा करें, तो ऐसे कभी होते नहीं। आप कहीं भी फिट हो गए, उस आपके सामने वाले सब जो लोग हैं वो भी जीवंत है, आप भी जीवंत है। जब आप फिट हो जाते हैं तब आप भी एक तरह से मर जाते हैं, और आपके साथ जो फिट होता है वो भी मर जाता है। जीता ऐसे मर नहीं जाता। देखो बच्चे कहीं फिट नहीं होते जो स्कूल में होते हैं, नहीं कहीं 5-7 साल तक, वो ब्यूटीफुल चीज है। आप कहीं फिट नहीं होते, आपको पता ही नहीं था कि फिट होना मतलब क्या। कहीं पे भी आप शिशु करने खड़े रह जाते थे या कहीं भी कुछ भी छोटी छोटी मस्तियां करते रहते थे, तो आपको पता ही नहीं था कि somebody दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज ये किसी के कुछ आपको फिट होने का, कहीं पे फिट होने का वही नहीं है। आपको तब फिट होने का, बच्चे थे तो हमें फिट होने का है कि कोई ना कोई गेम निकाल देने का और वो गेम में फिट हो जाने का, वो इतना ही था। कहीं पे भी कुछ खेल नहीं है तो खेल खड़ा करके भी ना, आप बच्चे को कुछ भी दे दो वो उसका खेल बता देता है, और वो फिट नहीं रहता, वो खेल बदल देता है। थोड़े दिन चलता है गिल्ली डंडा, फिर और कोई खेल आता है, फिर वो भी थोड़े दिन चलता है, फिर और कोई आता है। तो बच्चे का नेचर ऐसा है कि वो फिट नहीं होता है, लेकिन हम उसको फिट कर देते हैं। जूनियर केजी में जा, सीनियर केजी में जा, पता नहीं, इट्स अ लॉन्ग बोरिंग पाथ, हम पकड़ के उसको डाल देते हैं स्कूल वैन में। ये भी जो साइकियाट्रिस्ट लोग हैं वो भी क्या करते हैं, वो आपको सही नहीं करते, वो आपको फिट कर देते हैं। जो आदमी समाज में फिट नहीं होता, तो ये जो एक्सपर्ट लोग हैं, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वगैरह, वो उसको मानते हैं कि ये रोग है। असल में रोग नहीं है,
वो फिट नहीं हुए किसी सिस्टम में, किसी विचारधारा में, किसी परंपरा में, किसी समाज या किसी एक विशेष कोई नैतिक प्रवाह है उसमें, वो नहीं, दे दे रिफ्यूज टू एनरोल, वो उसमें शामिल शामिल नहीं हुए। तो हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये एबनॉर्मल। फिर वो एबनॉर्मल है, अगर पैसा कमा लेता है तो हम कहते हैं ये जीनियस है, या उसके पास सत्ता आ जाती है तो हम वही एबनॉर्मल को जीनियस कहते हैं। और अगर कोई जीनियस भी है और उसके पास सत्ता या पैसा नहीं है तो हम कहते हैं कि ये रियली गोने का से है, मीन्स गोन केस। तो ये सब हमारा अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, by which we protect our egos and our conveniences. ये धीरे धीरे ये इंडस्ट्री आई, स्पेशली ये हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी बिफोर आईसी इंजन केम इनटू द पिक्चर। जो इंटरनल कंबशन इंजन आया तब से फिर इंडस्ट्री की एक तरह से शुरुआत हुई, से 1850 या उसके बाद, और ये अभी 2050 आएगा। ये 200 साल में हम इतने मैकेनिस्टिक हो गए, यंत्रवत हो गए। मनुष्य का जो उस्मा है, उसकी गरिमा है, डिग्निटी है, उसका उत्साह है, ऊर्जा है, उमंग है, वो कहाँ है? आप कोई भी कोर्ट कचहरी दुकान में जाओ तो दे आर नॉट हैप्पी टू वर्क। हॉस्पिटल में जाओ, स्कूल में जाओ, सबके चेहरे लटके हुए, क्योंकि वो फिट हो गए, सेट हो गए। फिर सेठ आदमी के जीवन में भ्रष्टाचारी होता है और क्या होगा? तभी उसके देखो, जो करप्ट है वही उत्साह में, उमंग में खुश है। क्यों? क्योंकि वो अपने बोर्डम का पहचानते हैं, और वो बोर्डम से बाहर निकलने के लिए वो एक बगावत है नियमों से या हायरार्की से। इन बच्चों को फीड करते हैं, 50,000 रुपया फीस देते हैं जूनियर केजी की। और वो लेडी तो मुझे बोलती है यहाँ तो राजकोट में 1 लाख तक की फीस है जूनियर केजी में। तो मुझे आश्चर्य तो यह होता है कि मेरी इंजीनियरिंग की लास्ट सेमेस्टर है, उसकी फीस 550 रुपये थी, और उसमें हॉस्टल मिलता था अगर आपको रहना है तो, और लाइब्रेरी की 2 बड़े बड़े ग्रंथ मिलते थे, जो उस टाइप में बहुत उसकी प्राइस हुआ करती थी, ऑलमोस्ट फ्री। तो इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर में मैंने करीब 1200-1300 रुपया फीस भरी 2 सेमेस्टर की, 1300। और अभी एक जूनियर केजी का 1 लाख रुपया लोग ले रहे हैं, या 70,000, 60,000, 50,000। हाँ, वो कहते हैं लाओ आपके बच्चे को सेट सेट कर देंगे हम, जैसे आप सेट हुए। वो किसी बच्चे को बुलाते हैं, या
एज एन एडवर्टाइजमेंट छापते पेपर में, देखो इतने बच्चों को हमने सेट कर दिया, मार डाला। वही हुआ, सेट कर सके, देखो सेट करना मीन्स मार डालना। सेट करना मीन्स कंफर्टेबल बनाना, सिक्योर बनाना, ज्यादा से ज्यादा आराम। तो ऐसे आराम ही है, तो ऐसे बढ़ाते ही जाओ तो आप कहाँ पहुंचोगे पता है? सबसे ज्यादा आराम कहाँ है? आईसीयू में। इवन खाना भी आपको चबाना नहीं पड़ता, खाना नहीं पड़ता, कमाना नहीं पड़ता, वो भी किसी नली से आता है, नलिका से। पीना भी नलिका से आता है, आपको निकलना भी नहीं पड़ता है, कोई नर्स आके निकल जाती है, और वो भी कोई नलिका से। आपका जो मूत्र विसर्जन भी होता है, एसी होता है। आपको पथारी पे बैठना भी नहीं पड़ता। दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन। अगर आप कंफर्टेबल 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 होते गए, naturally you will reach an ICU, because that's the most comfortable thing. गुरुजी कहते हैं कंफर्ट एंड सिक्योरिटी आर डेथ ट्रैप्स। वो मार नहीं डालता, लेकिन मृत्यु से भी खराब हालत में। हमने ये क्लिप में देखा, वो आदमी वहां फंसा है, फिर भी उसको मजे करने। वो रिसेस टाइम हो गया, बोलता है कि खाना ला। मीन्स ये टाइम में यही करना है। ना वाइफ को सेट करते हैं, वाइफ हस्बैंड को सेट करने में लगी है, पिता पुत्र को सेट करने की कोशिश करता है जीवन भर। मेरे पापा मर गए, मुझे सेट करते। और वो जो बूढ़ी औरतें हैं, वो भी यहाँ रेस कोर्स पे बैठी बैठी वो सेट करती है एक दूसरे को, बेटे बेटियों को, कि देखो इसका बेटा है, उसका। मैंने कहा अभी छोड़ो, अभी धर्म ध्यान करो, ये क्या, या कुछ हॉबी करो, ये करते हैं। तो सब लोग एक दूसरे को सेट करने में लगे, और उतना ही नहीं, उनके प्रति ही प्रेम होता है। मनुष्य गलती तो यही करता है कि ये आदमी तो मुझे सेट होने में मदद करता है, तो उनके प्रति ही उसका प्रेम भावना होती है। असल में उसकी प्रेम भावना तो उसको जो अपसेट करता है उसके प्रति होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको कंफर्ट और सिक्योरिटी से दूर रखता है, दूर ले जाता है क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। जो आपको सेट कर रहा है वो तो आपको मृत कर रहा है, आपको सब तरह की कंफर्ट दे रहा है, आपको सब तरह की सुविधा दे रहा है, वो तो आपका शोषण कर रहा है। वो आपको एक ऐसी कैद में डालना चाहता है जो कैद में आप रहना ही चाहते हैं। वो समझते, आप ये समझते कि ये कैद से मैं बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सब कुछ है, ये आपको सोने भी देती है, वहाँ स्लीपिंग पोड्स लगे हैं, आप उसकी कैंटीन में सब कुछ फ्री है, संतरे का रस, चाय, कॉफी, जो मांगो वो फ्री है। हाँ, और वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, तो वो क्या मूर्ख है? नहीं, वो जो बुद्धिशाली लोग हैं उसको वो पकड़ लेती है ऐसे। इसको इतना कंफर्ट देती है, इतना वो सिक्योरिटी देती है, हाँ, कि कोई फिर उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। उसके दुगना कहीं सैलरी मिले तो भी नहीं जाते।
अभी उसका नाम ये लोग देते हैं वर्क एनवायरनमेंट एंड कल्चर, ये उसका साइंटिफिक नेम है। हाँ, ऐसी कैद जो कैद में आने के लिए लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल मेहनत करते हैं, और पूरा कोशिश करते हैं कि कहीं वो ये कैद से निकल ना जाए। वही कैद को वो सबको बताते हैं एज एन अचीवमेंट, एक सिद्धि की तरह बताते हैं, देखो आई हैव अचीव। अरे भाई, यू आर जस्ट ए प्रिजनर ऑफ सम फाइनेंशियल मशीन। आप एक पुर्जे है अर्थतंत्र के, नगण्य। कल आपको कुछ हो गया, तेरी जगह दूसरे को डाल देंगे, और दूसरे 4 लोग उसके पास लाइन में खड़े हैं। सपोज आप नहीं है, तो आपकी ऑफिस को, फैक्ट्री को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी को इमरजेंसी में ले आएंगे, और 2-4 साल बाद जब रिक्रूटमेंट होगी तब नया आदमी बैठ जाएगा। जोशी की जगह त्रिवेदी आ जाएगा, त्रिवेदी की जगह दवे आ जाएगा। मैंने मेरे साहब को ही बोला था बहुत साल पहले, हम टूर पे जा रहे थे दया पर कच्छ में प्रोजेक्ट पे, तो अब हमारी बातें होती रहती है। मैंने कहा साहब अभी मैं मर जाऊं तो आपको क्या है? मन के अरे ऐसा है, क्या बात करते हैं? मैंने कहा देखो, ये तो हम जीप में जा रहे हैं, कितना रिस्क है, सामने हजारों ट्रक हमको मिलेंगे, उसमें से 1-2 ने दारू पिया है, वो तो हमें पता नहीं, नहीं पिया, कोई ठोक देगा तो हम मर जाएंगे। अभी मैं 30 साल का हूँ और आप भी मेरे से 2-4 साल बड़े हैं, आपको आप शायद बच गए, तो मैं हूं तो क्या है, मेरी जगह और कोई आदमी आ जाएगा 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, और मेरा वो विधि विधि होगा, तो आप आएंगे गांधीनगर से कि अच्छा आदमी था, ये जैसा भी था, कुछ विचित्र था, लेकिन आएंगे। और वो भी आप अपना कार लेके पेट्रोल जला के नहीं आएंगे, आप इस तरफ का कुछ टूर अरेंज कर देंगे, साथ में 2-4 और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देख लेंगे। मैंने कहा अरे अरे क्या बात करता है? मैंने कहा देखो, वास्तविक तो है, करी मेरे जाने से ये दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? या किसी कोई गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो जगह के लिए 500 लोग तैयार है काम करने के लिए। कोई प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई प्रेसिडेंट चला गया, कोई किंग चला गया, कि कोई क्वीन मर गया, तो क्या होगा? कुछ नहीं, उसकी जगह और कोई होगा। हाँ, ये सब पोजीशंस के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, वो वही राह देखते हैं, क्या ये स्वामी जी कब मरे तो मैं स्वामी जी बन जाऊं, मठाधीश। यही है सब जगह। सो वी आर ऑल एक्सपेंडेबल, डिस्पोजेबल। हम सब डिस्पोजेबल है। लेकिन ये इतना विराट और इतना भयानक सत्य है कि हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए भयानक है। स्वीकार कर लो तो ये तो सबको पता है। हाँ, इसलिए हमें फिट होने की कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी। अगर कोई उसके एडवांटेजेस गिना है तो बोलने का तू फिट हो जा, जा, इसमें इतने लाभ है ना, वो लाभ तू ले ले जा। और वो भी इसलिए हमें फिट करने को आया है क्योंकि वो भी पहले फिट हो चुका है। क्योंकि जो मेन मदारी है उसने ही पहले उसको फिट किया है, और फिर उसको बोला है कि ये फिटनेस में मजा है, तू और 500 लोगों को फिट करके भेज। ऐसे तो ये सब शिकारी व्यवस्था तंत्र चलते हैं।
तो ये पहले था, ऐसा नहीं कहता नहीं था, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में था। लेकिन जब से ये प्राइम मूवर्स आ गए, जैसे आईसी इंजन आया, व्हील आया, अग्नि आया, सब ऊर्जा आई, सब सॉफ्टवेयर आए, मशीन्स आए, ऐसे ऑटोमेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, तब से मनुष्य का दिमाग भी ऐसा हो गया, उसकी भावनाएं मर गई है और इरादे बुलंद हो गए। असल में भावनाएं बुलंद होनी चाहिए और इरादे कमजोर होने चाहिए। लेकिन हम बच्चों को भी क्या सिखाते हैं? कुछ लोग हैं मूर्ख लोग, वो स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। स्ट्रेटेजी माने षड्यंत्र, षड्यंत्र सिखाने का है किसी को क्या? प्लानिंग सिखाते हैं। प्लानिंग क्या है? वो पशुता है। एक पशु है, उसको उसके पास कुछ तैयार तो मिलता नहीं, तनख्वाह के खरीद के ले आया ऐसा तो है नहीं, उसको आयोजन करना पड़ता है। ये टाइम पे मैं नदी पे जाऊंगा, इधर से जाऊंगा, छुपके से जाऊंगा, मौन रहूंगा। मौन खास जरूरी है। ये शिकारी की पहचान है, क्योंकि वो आवाज करेगा तो वो शिकार है, वो भाग जाएगा। तो जहां भी आयोजन है, मौन है, स्ट्रेटेजी, षड्यंत्र है, वो हम सिखा रहे हैं। मीडिया चारों तरफ सिखा रहा है। जिसको इरादे का पता ही नहीं है, वैसे बच्चों के अंदर हम इरादे डाल देते हैं जो लाभकारक होते हैं, लेकिन शुभ जरा भी नहीं होते। उसको बचपन से हम कंफर्ट और सेफ्टी सिखा, सिक्योरिटी सिखाते। हमारे माँ बाप को तो पता ही नहीं था हम कैसे जाते थे। साइकिल भी नहीं थी मेरे पास, तो हर रोज स्कूल। अप टू 11th स्टैंडर्ड में जब आया, तब मुझे एक सेकंड हैंड साइकिल पापा ने दी थी। बाकी हर रोज 4 किलोमीटर में चल के जाते थे पूरे स्कूल। मैं अकेला नहीं, पूरा स्कूल चल के जाता था। और पूरा स्कूल चल के आता था, क्योंकि लौटते वक्त तो इतनी भूख लगती है, फिर भी पूरा स्कूल भागता है कि घर जाके खाना है। और रिसेस में भी इतना खेल, 2 रिसेस होती थी, एक 20 मिनट की, एक 30 मिनट की, उसमें भी इतना जमकर हम खेलते थे। तो इतनी भूख लगती थी लौटते में, फिर भी वो चल के ही जाना है। और आज मैं देखता हूँ बच्चों को ना, कितना पॉल्यूशन होता है, उसको माँ बाप छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, बस में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, वैन में जाते हैं। तो हम तो कंफर्टेबल एंड सिक्योर होते गए, और हमारे बच्चों को भी करते गए। ये कैरियर के लिए शुभ है, कारकिर्दी के लिए शुभ है, लेकिन जीवन के लिए तो ये एक आत्महत्या है। फिर बड़े होंगे तो माँ बाप यही बोलेंगे कि मैंने तेरे लिए इतना किया, चल अभी मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। तो वो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, या अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी का वो पेमेंट करते थे एज ए फीस। बच्चे की इंश्योरेंस पॉलिसी है,
या एक जीवंत व्यक्ति है। माँ बाप बड़ा है, एक लेडी है मेरी जान पहचान में, मैं नाम कभी नहीं देता। अभी उसके बच्चे का 3 बार शायद एंगेजमेंट होके कैंसिल हो गया। अभी भी वो छोड़ती नहीं, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। लास्ट बार वो मुझे मिली तो क्या ऐसे थोड़ी ना मेरा बेटा किसी को दे दूंगी, तो वो क्या तुम्हारी मिल्कियत है क्या? वो एक जीवंत व्यक्ति है। ठीक है, अभी बच्चा बड़ा हो गया, अभी तो वो शायद 30 साल का 32 साल का हुआ। और तू चाहती है कि सामने वाला कन्यादान करे, लेकिन मैं पुत्रदान ना करूं। ऐसा थोड़ी, इट्स नॉट फेयर। जैसे सामने वाली कन्या भी सब छोड़ के आती है। वो कोई तेरी नर्स है क्या? वो आया है, वो नौकरानी है क्या? लेकिन सच ए काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस। तो हम दूर रह सकते हैं। हाँ, तो रिश्ते ऐसे रखे कि कभी भी उसकी अकाउंट बुक हमें खोलनी ना पड़े। जहां जहां हमें लगता है कि आगे जाके हम बोलेंगे कि तेरे लिए मैंने ये किया, वो करने का ही नहीं। क्योंकि अगर करेंगे तो अकाउंट बुक में लिखेंगे, अकाउंट बुक में लिखेंगे। हाँ, तो वो तो कॉमर्स हो गया, वो तो आर्थिक चीज है, वो सामाजिक नहीं है। वो कैसे सामाजिक हो सकती है? जहाँ हिसाब किताब है, होना ही चाहिए, लेकिन वो प्यार है। वो समाज तो अच्छे रिश्तों से चलता है, भावनाओं से चलता है। और वो भावना के अनुसार आप कुछ करते हैं तो फिर हिसाब आगे जाके 5 साल 10 साल 15 साल बाद, वो हिसाबों की कैद में हम अपने बच्चे को क्यों डालते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया और तुमने क्या किया। तो फिर बच्चा भी बोलता है तुमने हमको पैदा ही क्या क्यों किया। वो उसका लास्ट रिप्लाई है हमने कहा था कि, फिर बोलती बंद हो जाती है। ये सब वो फिट होना है। फिर से ये सब फिट होने का चक्कर है। हर कोई आदमी फिट होना चाहता है। लास्ट में कुछ नहीं तो आश्रम में फिट होना चाहते हैं, वहां फिट कर। तो ये सब जो कंफर्ट और सेफ्टी और ये फिटनेस के चक्कर में सबसे अच्छा है कि अगर हम मिसफिट रहे, हाँ, तो हमारी मुक्ति बनी रहेगी। हमारी मुक्ति बनी रहेगी तो हमारा आनंद भी बना रहेगा। और अगर हम मुक्त और आनंद में है तो सत्य में रहेंगे। और मुक्ति आनंद और सत्य है, और फिर हम भक्ति करते हैं तो वो सच्ची भक्ति होगी। वो प्रेम भी सच्चा होगा, वो भावनाएं भी सच्ची होगी। वो मजबूरी के कारण निकली हुई नहीं है, क्योंकि हम फिट तो नहीं है। हाँ, जैसे ही आप मुक्ति खो देते हैं, वैसे स्वतंत्रता या मुक्ति, वैसे ही सब कुछ, कोई भी गुण है वो दुर्गुण बन जाता है, क्योंकि आप मुक्त नहीं है, आप आनंद में नहीं है, आप सत्य में नहीं है, आप क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन में है, कंफर्ट में है, सिक्योरिटी में है। लेकिन आप किसी को भी कंफर्ट कम कर दो। हाँ, मैं बे बच्चियों के वहां जाके वो 18 डिग्री पे रखते हैं, तो मैं 1-2 बार
मई महीने में जाके 23 या 25, वो इतनी चिल्लाई। हाँ, तो उसको पापा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं अपसेट करता रहता हूँ कि कहीं वो कंफर्ट और सेफ्टी के चक्कर में वो जीवन जो है वो गवा ना बैसे। जीवन ऐसा नहीं है कि शरीर गंवाने से जीवन चल जाता है, हमारा उत्साह नहीं रहता, तो एक तरह से हमारा जीवन हमने गंवा ही दिया। क्यों? गुरु का काम आपको अपसेट करने का है, तो हर फ्राइडे में अपसेट करता रहता हूँ। बहुत सारे गुरु है वो सेट होना चाहते, तो वो दूसरों को भी सेट करते, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमें सेट करो। तो ये सेटिंग सेटिंग का खेल चलता है। लेकिन जो सच्चे मित्र है वो हमेशा एक दूसरे को अपसेट करते हैं। हाँ, परेशान करते हैं। एक मित्र सोचता है देखो मैं बोर हो रहा हूँ, अकेला क्यों बोर हो, ऐसे फोन लगाता है या मैसेज मारता है, तो वो खुद तो अपसेट है, दूसरे को भी अपसेट करता है। तो दूसरा भी वो ढांचे से क्षण भर भी, थोड़ी देर वो निकलता है। इसलिए जो मिसफिट है वो ही गुरु है। क्योंकि अगर वो फिट है कहीं, कोई कोर्ट कचहरी दुकान दफ्तर कारोबार समाज राजनीति यूनिवर्सिटी कहे, अगर वही फिट है तो वो दूसरों को कैसे मिसफिट बनाएगा। मैं भी फिट था बहुत सा, लेकिन फिट रहा नहीं। बाहर से मैं फिट रहा, लेकिन कभी मैंने अपने आप को वो माना नहीं। तो आपको हो सके तब तक ठीक है, 4 घंटा आप कहीं पे फिट हो जाइए। जैसे विपुल भाई एसबीआई में फिट हो जाते हैं, मैं कोई गवर्नमेंट दफ्तर में फिट हो गया था 4-6 घंटा, ठीक है। बियॉन्ड दैट 4 to 6 hours नथिंग डूइंग, आई एम ए मिसफिट। जो भी हमारे यंत्र है प्रोडक्टिव, लॉजिकल और रेशनल, ये सब चीजों को 4-6 घंटा ठीक है, बाकी छोड़ो, भेलपुरी कहाँ मिलती है अच्छी। एनीथिंग दैट आपका जो हॉबी है, कुछ भी जो प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, बुरा तो नहीं लेकिन अच्छा हेतु भी। और ये डिफिकल्ट है क्योंकि बुरा हेतु छूट जाता है, फिर भी हमें हेतु तो चाहिए, फिर हम अच्छा हेतु पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लोग फंस गए हैं अच्छे हेतु में, तो वो भी फिट होना है। इसलिए हमारे शास्त्र सद्गुण का भी ना कहते, दुर्गुण का तो बिल्कुल ना कहते, लेकिन लेटर ऑन आपको सद्गुण भी छोड़ देने का है, निर्गुण होना है। तो जो निर्गुण होता है वो कहीं फिट नहीं होता, क्योंकि उसका कोई गुण ही नहीं होता। गुण नहीं होता तो गुण धर्म नहीं होता, और गुण धर्म नहीं होता तो धर्म नहीं होता, तो वो धर्म में भी फिट नहीं होता, तो फिर वो आदमी कहाँ फिट होगा? कहीं पे नहीं। हाँ। देखो चिड़िया कहीं फिट नहीं है, सब कुदरत के सभी एलिमेंट एक तरह से फिट है, लेकिन कहीं फिट ऐसे नहीं है। तो मजे में है, रोटी नहीं है, कुत्ते को तो मजे करते हैं, चिल्लाता है रात को भूख लगी, आपो आपो, और 2 टुकड़ा मिल गया तो भागते हैं।
चलो शाम को बात। तो आपको हो सके तो 4-6 कलाक से ज्यादा कहीं फिट नहीं होना। और किसी को कोई पूछे तो एडवाइस भी यही देना का है कि 6 घंटे फिट रहने का, बाकी 18 घंटे मिसफिट रहने का। हाँ, कोई कुछ भी बोले, लेकिन लोग तो आपको पार्ट टाइम भी करवाएंगे कि सुबह आप 10:30 बजे 11 बजे जाते हो, तो 8 से 11 मेरे वहाँ पार्ट टाइम करो ना, फिर 11 से 6 बजे तक तुम वहाँ दफ्तर चले जाना है। और 6 बजे से 8 बजे का भी बोलते हैं कि आप मेरे वहाँ आ जाना पार्ट टाइम। तो आपका जीना कब होगा? आप अपने खुद के लिए एक नर्क का निर्माण करते हैं, तो आपके फैमिली के लिए आप स्वर्ग कैसे निर्माण करेंगे? इम्पॉसिबल। आप खुद खुश नहीं है तो आपके आसपास आपका फैमिली है, आपके दोस्त है, आपके शिष्य है, स्टूडेंट है, वो कैसे खुश रहेगा? हाँ, आपका पहला धर्म खुश रहने का है, और खुश रहने की पहली शर्त है मिसफिट, कहीं पे बंधना नहीं। और अगर बंधना ही है तो 4-6 घंटा ठीक है, नॉट मोर देन 6 घंटा। जैसे 10 से 1 सुबह में, और शाम को 3 से 6। इन बिटवीन भी मेडिटेशन का आवर्स। धूप बहुत होती है, आप अगर वो टाइम में कुछ करेंगे तो आपका सब निर्णय गलत होगा और हजारों आदमियों को तकलीफ होगी। इसलिए टेम्परेचर इतना हाई है, ऐसा है, तो बीच में आप 1 से 3 में, गुरु जी हमेशा कहते हैं यू रिलैक्स, हैव मेडिटेशन, गो स्लो और हैव ए सिएस्टा। यहाँ काठियावाड़ में तो युगों से है, लोग दोपहर को सो जाते हैं, राजकोट जामनगर सब काठियावाड़ में दोपहर को बाजारें बंद होती है, शाम को खुलती है 4 बजे 5 बजे। तो यहाँ 2 सुबह होती है, एक सुबह 6 बजे होती है, दूसरी सुबह शाम को 4 बजे होती है। तो ये बहुत शुभ है, क्योंकि इन बिटवीन आपको ठीक से खाने का, मेडिटेशन का, थोड़ा वार्म कुक्सी का, सिएस्टा का टाइम मिला। तो इन ए वे यू आर मिसफिट। जो दुनिया चलती है वो तो 9 to 5 चलती है, लेकिन काठियावाड़ी 9 to 5 नहीं चलता है। काठियावाड़ी सुबह 10 से 1 और सांझे 4 से 6। 6 नहीं, 6। तो शाम को 6 बजे के बाद छू हो जाने का। इवन घर में भी जाना है तो ठीक है, नहीं तो कहीं पेड़ पे बैठो, कहीं कुछ भी। आपका हॉबी है, गप्पे लगाने हैं, पानी पूरी भेलपूरी खाना है, रगड़ा पाव खाना है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए, करेक्ट, और प्रेस्टिजियस नहीं होना चाहिए। जितने जितने आप प्रेस्टिजियस होते जाएंगे, इतने आप सत्य से दूर होते जाएंगे, विमुख। हर बार सोचेंगे कि मेरी प्रेस्टीज का क्या, मेरी इमेज का क्या, मेरी पोर्ट्रेयल का क्या, लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे उसको, अगर कुछ सोचना है। और लोगों के पास टाइम कहाँ है? लोगों को यही नहीं पता कि यू एग्जिस्ट, आप हो, वही लोगों को पता नहीं है। और पता नहीं, पता है तो भी वो अपना देखेंगे कि आपका देखेंगे। 800 करोड़ लोगों में से लगभग सब वो अपना जो
कमाई और खर्च के जो है वो इकट्ठे करने में बेचारे परेशान है, वो आपको क्या देखेंगे? हाँ, वो अपनी रोजी रोटी की फिक्र करेंगे कि आपको देखेंगे? नोबडी लुक्स एट यू एंड दैट्स फ्रीडम। किसी को आपकी पड़ी नहीं है, तो यही तो मुक्ति है आपकी। लेकिन आपको फिट करना है, इसलिए आप फिट होना चाहते हैं। देखो, दूसरों को अपने विचारों के अनुसार करना है, इसलिए आप उसके विचारों से ऐसा ढोंग करते हैं कि आप उसके विचारों से चलते हैं। क्योंकि कल कुछ हो जाए तो बोलेंगे कि हाँ, ये तो मैं भी फंसा हूँ। अगर आपको वो कंप्लेंट करे तो क्या, देखो मैं भी तो फिट हूँ, तो मैं तो तुम्हें तो फिट ही बनाऊंगा। और मैं फिट होके बोरिंग हूँ, तो तू भी अभी यू सफर बोर्डम, इरिटेशन, वायलेंस, कंपटीशन, स्ट्रेस। मैं भी सफर कर रहा हूँ। सो बेटर, ठीक है, 6 घंटा बहुत हो गए। असल में 4 घंटे से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट हम कभी देखेंगे, वो लंबा सब्जेक्ट है। कोई भी आदमी कभी 4 घंटे से ज्यादा काम फिट होता ही नहीं कहीं। बाकी ढोंग करता है, हाँ, वो वहां रहता है शारीरिक तरह से। 4 घंटे से कभी कोई आदमी काम नहीं करता। और अगर वो काम करता है तो इसका मतलब यही है कि भ्रष्ट है, पहली बात। दूसरी बात, नालायक है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसका उसके लिए वो लायक ही नहीं है। दो ही चीज है। हाँ, 4 घंटे से ज्यादा कभी कोई काम करता ही नहीं। 4 घंटे से ज्यादा कभी कोई फिट नहीं होता, लेकिन ऐसा दिखाता है कि मैं फिट हो गया। और ये सब लोग कर रहे हैं, इसलिए सबको पता है, लेकिन कोई एडमिट नहीं कर रहा, कोई कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि वो लेजी है, ऐसा हो जाएगा। सबसे बड़ा तकलीफ वो है। तो कबूल कर लो मैं लेजी हूँ, तो आप फिट नहीं होंगे। लोग कहते हैं ये तो आलसी है, इसलिए कोई आएगा ही नहीं आपके पास कोई प्रपोजल लेके फिट होने की। तो इस तरह से आप मिसफिट रहेंगे। मिसफिट रहेंगे तो मुक्त रहेंगे, मुक्त रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, आनंद में रहेंगे तो सत्य में रहेंगे, सत्य में रहेंगे तो प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हाँ, दुनिया एकदम स्वर्ग हो जाएगी। तो यही तो हम बना रहे। देखे, आप अपना व्यूज अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रार्थना करेंगे। ओम, ओम, ओम। असतो मा सत्यमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा